साधु संतों के सत्संग से बुरे भी अच्छे हो जाते हैं, किंतु पयाग का दुर्भाग्य था कि उस पर सत्संग का उल्टा ही असर हुआ। उसे गांजे, चरस और भांग का चस्का पड़ गया, जिसका फल यह हुआ कि एक मेहनती, उद्यमशील युवक आलस्य का उपासक बन बैठा। जीवन संग्राम में यह आनंद कहाँ? किसी वट वृक्ष के नीचे धूनी जल रही है, एक जटाधारी महात्मा विराज रहे हैं, भक्तजन उन्हें घेरे बैठे हुए हैं और तिल तिल पर चरस के दम लग रहे हैं। बीच बीच में भजन भी हो जाते हैं। मजूरी धतूरे में यह स्वर्ग सुख कहाँ मिले? चिलम भरना पयाग का काम था। भक्तों को परलोक में पुण्य फल की आशा थी। पयाग को तत्काल फल मिलता था। चिलमों पर पहला हक उसी का होता था। महात्माओं के श्रीमुख से भगवत चर्चा सुनते हुए वह आनंद से विह्वल हो उठता था। उस पर आत्मविस्मृति सी छा जाती थी। वह सौरभ, संगीत और प्रकाश से भरे हुए एक दूसरे ही संसार में पहुंच जाता था। इसलिए जब उसकी स्त्री रुक्मिणी रात के 10-11 बज जाने पर उसे बुलाने आती तो पयाग को प्रत्यक्ष क्रूर अनुभव होता। संसार उसे कांटों से भरा हुआ जंगल सा दिखता। विशेषतः जब घर आने पर उसे मालूम होता कि अभी चूल्हा नहीं जला और चने चबेने की कुछ फिक्र करनी है। वह जाति का भर था। गांव की चौकीदारी उसकी मिरास थी। 2 रुपए और कुछ आने वेतन मिलता था। वर्दी और साफा मुफ्त। काम था सप्ताह में 1 दिन थाने जाना, वहाँ अफसरों के द्वार पर झाड़ू लगाना, अस्तबल साफ करना, लकड़ी चीरना। पयाग रक्त के घूंट पी पी कर ये काम करता, क्योंकि अवज्ञा शारीरिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टि से महंगी पड़ती थी। आंसू यो पूछते थे कि चौकीदारी में यदि कोई काम था तो इतना ही, और महीने में 4 दिन के लिए 2 रुपए और कुछ आने कम न थे। फिर गांव में भी अगर बड़े आदमियों पर नहीं तो नीचों पर रोब था। वेतन पेंशन थी, और जब से महात्माओं का संपर्क हुआ वह पयाग के जेब खर्च की मद में आ गई। अतएव जीविका का प्रश्न दिनों दिन चिंतोत्पादक होने लगा। इन सत्संगों के पहले यह दंपति गांव में मजदूरी करता था। रुक्मिणी लकड़ियां तोड़कर बाजार ले जाती। पयाग कभी आरा चलाता, कभी हल जोतता, कभी पुर हाँकता। जो काम सामने आ जाए उसमें जुट जाता था। हंसमुख, श्रमशील, विनोदी आदमी था, और ऐसा आदमी कभी भूखे नहीं मरता। उस पर नम्र इतना कि किसी काम के लिए नहीं ना करता था। किसी ने कुछ कहा और वह अच्छा भैया कहकर दौड़ा, इसलिए उसका गांव में मान था। इसी की बदौलत निरुद्यम होने पर भी 2-3 साल उसे अधिक कष्ट ना हुआ। दोनों जून की तो बात ही क्या, जब महतों को यह रिद्धि प्राप्त थी जिनके द्वार पर बैलों की 3-3 जोड़ियां बंधाती थीं, तो पयाग किस गिनती में था। हाँ, 1 जून की दाल रोटी में संदेह न था, परंतु अब यह समस्या दिन पर दिन विषमतर होती जाती थी। उस पर विपत्ति यह थी कि रुक्मिणी भी अब किसी कारण से उसकी पति परायण उतनी सेवाशील, उतनी तत्पर न थी। नहीं, उतनी प्रगल्भता और वाचालता में आश्चर्यजनक विकास होता जाता था। अतएव पयाग को किसी ऐसी सिद्धि की आवश्यकता थी जो उसे जीविका की चिंता से मुक्त कर दे और वह निश्चिंत होकर भजन कीर्तन और साधु सेवा में प्रवृत्त हो जाए। एक दिन रुक्मिणी बाजार में लकड़ियां बेचकर आई तो पयाग ने कहा,
ला कुछ पैसे मुझे दे दे, दम लगा आऊं। रुक्मिणी ने मुंह फेरकर कहा, दम लगाने की ऐसी चाट है तो काम क्यों नहीं करते? क्या आजकल कोई बाबा नहीं है? जाकर चिलम भरो। पयाग ने त्योड़ी चढ़ाकर कहा, भला चाहती है तो पैसे दे दे, नहीं तो इस तरह तंग करेगी तो एक दिन कहीं चला जाऊंगा, तब रोएगी। रुक्मिणी अंगूठा दिखाकर बोली, रोए मेरी बला, तुम रहते ही हो तो कौन सोने का कौर खिला देते हो। अब भी छाती फाड़ती हूँ, तब भी छाती फाड़ूंगी। तो अब यही फैसला है। हाँ हाँ, कह तो दिया, मेरे पास पैसे नहीं हैं। गहने बनवाने के लिए पैसे हैं और मैं 4 पैसे मांगता हूँ तो ये जवाब देती हो। रुक्मिणी तिनक कर बोली, गहने बनवाती हूँ तो तुम्हारी छाती क्यों फटती है? तुमने तो पीतल का छल्ला भी नहीं बनवाया, या इतना भी नहीं देखा जाता। पयाग उस दिन घर न आया। रात के 9 बज गए। तब रुक्मिणी ने किवाड़ बंद कर लिया। समझी गांव में कहीं छिपा बैठा होगा, समझता होगा मुझे मनाने आएगी, मेरी बला जाती है। जब दूसरे दिन भी पयाग ना आया तो रुक्मिणी को चिंता हुई। गांव भर छान आई, वह कहीं ना मिला। उस दिन उसने रसोई नहीं बनाई। रात को लेटी भी तो बहुत देर तक आंखें ना लगी। शंका हो रही थी, पयाग सचमुच तो विरक्त नहीं हो गया। उसने सोचा, प्रातःकाल पत्ता पत्ता छान डालूंगी, किसी साधु संत के साथ होगा, जाकर थाने में रपट कर दूंगी। अभी तड़का ही था कि रुक्मिणी थाने में चलने को तैयार हो गई। किवाड़ बंद करके निकली ही थी कि पयाग आता हुआ दिखाई दिया, पर वह अकेला ना था। उसके पीछे पीछे एक स्त्री भी थी। उसकी छींट की साड़ी, रंगी हुई चादर, लंबा घूंघट और शर्मीली चाल देखकर रुक्मिणी का कलेजा धक से हो गया। वह एक क्षण हतबुद्धि सी खड़ी रही, तब बढ़कर नई सौत को दोनों हाथों के बीच में ले लिया और उसे इस भांति धीरे धीरे घर के अंदर ले चली जैसे कोई रोगी जीवन से निराश होकर विषपान कर रहा हो। जब पड़ोसियों की भीड़ छट गई तो रुक्मिणी ने पयाग से पूछा, इसे कहाँ से लाए? पयाग ने हंसकर कहा, घर से भागी जाती थी, मुझे रास्ते में मिल गई। घर का काम धंधा करेगी, पड़ी रहेगी। मालूम होता है मुझसे तुम्हारा जी भर गया है। पयाग ने तिरछी चितवनों से देखकर कहा, धुत पगली, इसे तेरी सेवा टहल करने को लाया हूँ। नई के आगे पुरानी को कौन पूछता है? चल, मन जिससे मिले वही नई है, मन जिससे ना मिले वही पुरानी है। ला कुछ पैसे हो तो दे दे। 3 दिन से दम नहीं लगाया, पैर सीधे नहीं पड़ते। हाँ देख, 2-4 दिन इस बेचारी को खिला पिला दे, फिर तो आप ही काम करने लगेगी। रुक्मिणी ने पूरा रुपया लाकर पयाग के हाथ पर रख दिया। दूसरी बार कहने की ज़रूरत ही ना पड़ी। पयाग में चाहे और कोई गुण हो या ना हो, यह मानना पड़ेगा कि शासन के मूल सिद्धांतों से वह परिचित था। उसने भेद नीति को अपना लक्ष्य बना लिया था। 1 मास तक किसी प्रकार की विघ्न बाधा ना पड़ी। रुक्मिणी अपनी सारी चौकरियां भूल गई थी। बड़े तड़के उठती, कभी लकड़ियां तोड़कर, कभी चारा काटकर, कभी उपले पाथकर बाजार ले जाती। वहाँ जो कुछ मिलता उसका आधा तो पयाग को दे देती और आधे में घर का काम चलता। वह सौत को कोई काम न करने देती। पड़ोसियों से कहती, बहन सौत है तो क्या है तो अभी कल की बहुरिया। 2-4 महीने भी आराम से न रहेगी तो क्या याद करेगी? मैं तो काम करने के लिए हूँ ही। गांव भर में रुक्मिणी के शील स्वभाव का बखान होता था, पर सत्संगी घाघ पयाग सब कुछ समझता था और अपनी नीति की सफलता पर प्रसन्न होता था। एक दिन बहू ने कहा,
दीदी, अब तो घर में बैठे बैठे जी उबता है, मुझे भी कोई काम दिला दो। रुक्मिणी ने स्नेह सिंचित स्वर से कहा। क्या मेरे मुख में कालिख पुतवाने पर लगी हो? भीतर का काम करो, बाहर के लिए मैं हूँ ही। बहू का नाम कौसल्या था, जो बिगड़ कर सिलिया हो गया था। इस वक्त सिलिया ने कुछ जवाब न दिया, लेकिन अब उसके लिए यह दशा असहाय हो गई थी। वह दिन भर घर का काम करते करते मरे, कोई नहीं पूछता। रुक्मिणी बाहर से 4 पैसे लाती है तो घर की मालकिन बनी हुई है। अब सिलिया भी मजदूरी करेगी और मालकिन का घमंड तोड़ देगी। पयाग पैसों का यार है, यह बात उससे अब छिपी ना थी। जब रुक्मिणी चारा लेकर बाजार चली गई तो उसने घर की कुंडी लगाई और गांव का रंग ढंग देखने के लिए निकल पड़ी। गांव में ब्राह्मण, ठाकुर, बनिए सभी थे। सिलिया ने सील और संकोच का कुछ ऐसा स्वांग रचा कि सभी स्त्रियां उस पर मुग्ध हो गई। किसी ने चावल दिया, किसी ने दाल, किसी ने कुछ। नई बहू की आव भगत कौन ना करता। पहले ही दौरे में सिलिया को मालूम हो गया कि गांव में पिसनहारी का स्थान खाली है और वह इस कमी को पूरा कर सकती है। वह यहाँ से घर लौटी तो उसके सिर पर गेहूं से भरी हुई एक टोकरी थी। पयाग ने पहर रात ही से चक्की की आवाज़ सुनी तो रुक्मिणी से बोला, आज तो सिलिया अभी से पीसने लगी। रुक्मिणी बाजार से आटा लाई थी। अनाज और आटे के भाव में विशेष अंतर ना था। उसे आश्चर्य हुआ कि सिलिया इतने सवेरे क्या पीस रही है। उठकर कोठरी में आई तो देखा कि सिलिया अंधेरे में बैठी कुछ पिस रही है। उसने जाकर उसका हाथ पकड़ लिया और टोकरी को उठाकर बोली, तुझसे किसने पीसने को कहा है? सिलिया ने कहा, तुम जाकर आराम से सोती क्यों नहीं? मैं पीसती हूँ तो तुम्हारा क्या जाता है? चक्की की घुमर घुमर भी नहीं सही जाती। लाओ टोकरी दे दो, बैठे बैठे कब तक खाऊंगी? 2 महीने तो हो गए। मैंने तो तुझसे कुछ नहीं कहा। तुम कहो चाहे ना कहो, अपना धर्म भी तो कुछ होता है। तू अभी यहाँ के आदमियों को नहीं जानती। आटा तो पिसाते सबको अच्छा लगता है, पैसे देते रोते हैं। किसका गेहूँ है? मैं सवेरे उसके सिर पर पटकाऊंगी। सिलिया ने रुक्मिणी के हाथ से टोकरी छीन ली और बोली, पैसे क्यों ना देंगे? कुछ बेगार करती हूँ, तू ना मानेगी। यह तकरार सुनकर पयाग भी आ पहुँचा और रुक्मिणी से बोला, काम करती है तो करने क्यों नहीं देती? अब क्या जन्म भर बहुरिया ही बनी रहेगी? हो गए 2 महीने। तुम क्या जानो, नाक तो मेरी कटेगी। सिलिया बोल उठी, तो क्या कोई बैठे खिलाता है? चौका बर्तन, झाड़ू बहारू, रोटी पानी, पिसना कुटना यह कौन करता है? पानी खींचते खींचते मेरे हाथों में गड्ढे पड़ गए हैं। मुझसे अब सारा काम ना होगा। पयाग ने कहा, तो तू ही बाजार जाया कर, घर का काम रहने दे, रुक्मिणी कर लेगी। रुक्मिणी ने आपत्ति की, ऐसी बात मुंह से निकालते लाज नहीं आती? 3 दिन की बहुरिया बाजार में घूमेगी तो संसार क्या कहेगा? सिलिया ने आग्रह करके कहा, संसार क्या कहेगा? क्या कोई ऐब करने जाती हूँ? सिलिया की डिग्री हो गई। आधिपत्य रुक्मिणी के हाथ से निकल गया। सिलिया की अमलदारी हो गई। गेहूं पिसकर उठी तो औरों के साथ घास छीलने चली गई और इतनी घास छीली कि सब दंग रह गए। गट्ठा उठाए ना उठता था। जिन पुरुषों को घास छीलने का बड़ा अभ्यास था, उनसे भी उसने बाजी मार ली। यह गट्ठा
12 आने का बिका। सिलिया ने आटा, चावल, दाल, तेल, नमक, तरकारी, मसाला सब कुछ लिया और 4 आने बचा भी लिए। रुक्मिणी ने समझ रखा था कि सिलिया बाजार से 2-4 आने पैसे लेकर लौटेगी तो उसे डांटूंगी और दूसरे दिन से फिर बाजार जाने लगूंगी, फिर मेरा राज्य हो जाएगा। पर यह सामान देखा तो आंखें खुल गई। पयाग खाने बैठा तो मसालेदार तरकारी का बखान करने लगा। महीनों से ऐसा स्वादिष्ट भोजन नहीं किया था। बहुत प्रसन्न हुआ। भोजन करके वह बाजार जाने लगा। सिलिया बरोठे में खड़ी मिल गई। उससे बोला, आज कितने पैसे मिले? 12 आने मिले थे। सब खर्च कर डाले? कुछ बचे हों तो मुझे दे दे। सिलिया ने बचे हुए 4 आने पैसे दे दिए। पयाग पैसे खनखनाता हुआ बोला, तूने तो आज माला माल कर दिया। रुक्मिणी तो 2-4 पैसे ही ला पाती थी। मुझे गाड़ कर रखना थोड़ी ही है। पैसा खाने पीने के लिए है, गाड़ने के लिए नहीं। अब तू ही बाजार जा। रुक्मिणी घर का काम करेगी। रुक्मिणी और सिलिया में संग्राम छिड़ गया। सिलिया पराग पर अब अपना आधिपत्य जमाए रखने के लिए जान तोड़कर परिश्रम करती। पहर रात ही से उसकी चक्की की आवाज़ कानों में आने लगती। दिन निकलते ही घास लाने चली जाती और जरा देर सुस्ता कर बाजार की राह लेती। वहाँ से लौटकर भी वह बेकार न बैठती। कभी सन काटती, कभी लकड़ियाँ तोड़ती। रुक्मिणी उसके प्रबंध में बराबर ऐब निकालती और जब अवसर मिलता तो गोबर बटोर कर उपले पाथती और गांव में बेचती। पयाग के दोनों हाथों में लड्डू थे। स्त्रियां उसे अधिक से अधिक पैसे देने और स्नेह का अधिकांश देकर अपने अधिकार में लाने का प्रयत्न करती रहती। पर सिलिया ने कुछ ऐसी दृढ़ता से आसन जमा लिया था कि किसी तरह हिलाए ना हिलती थी। यहाँ तक कि एक दिन दोनों प्रतियोगियों में खुल्लम खुल्ला ठन गई। एक दिन सिलिया घास लेकर लौटी तो पसीने से तर थी। फागुन का महीना था, धूप तेज थी। उसने सोचा, नहाकर तब बाजार जाऊंगी। घास द्वार पर ही रखकर वह तालाब में नहाने चली गई। रुक्मिणी ने थोड़ी सी घास निकालकर पड़ोसिन के घर में छिपा दी और गट्ठे को ढीला करके बराबर कर दिया। सिलिया नहाकर लौटी तो घास कम मालूम हुई। रुक्मिणी से पूछा। उसने कहा, मैं नहीं जानती। सिलिया ने गालियाँ देनी शुरू की। जिसने मेरी घास छुई हो उसके देह में कीड़े पड़े, उसके बाप और भाई मर जाएं, उसकी आंखें फूट जाएं। रुक्मिणी कुछ देर तक तो जब्त किए बैठी रही। आखिर खून में उबाल आ ही गया। झल्ला कर उठी और सिलिया के 2-3 तमाचे लगा दिए। सिलिया छाती पीट पीट कर रोने लगी। सारा मोहल्ला जमा हो गया। सिलिया की सुबुद्धि और कार्यशीलता सभी की आंखों में खटकती थी। वह सबसे अधिक घास क्यों छीलती है? सबसे ज़्यादा लकड़ियाँ क्यों लाती है? इतने सवेरे क्यों उठती है? इतने पैसे क्यों लाती है? इन कारणों ने उसे पड़ोसियों की सहानुभूति से वंचित कर दिया था। सब उसी को बुरा भला कहने लगी। मुट्ठी भर घास के लिए इतना उधम मचा डाला। इतनी घास तो आदमी झाड़ कर फेंक देता है। घास ना हुई सोना हुआ। तुझे तो सोचना चाहिए था कि अगर किसी ने ले ही लिया तो है तो गांव घर का ही, बाहर का कोई चोर तो नहीं आया होगा। तूने इतनी गालियां दी तो किसको दी? पड़ोसियों को ही तो दी। संयोग से उस दिन पयाग थाने गया हुआ था। शाम को थका मांदा लौटा तो सिलिया से बोला, ला कुछ पैसे दे दे तो दम लगा आऊँ, थक कर चूर हो गया हूँ। सिलिया उसे देखते ही हाय हाय करके रोने लगी। पयाग ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? क्यों रोती है? कहीं गमी तो नहीं हो गई?
नैहर से कोई आदमी तो नहीं आया? अब इस घर में मेरा रहना ना होगा, अपने घर जाऊंगी। अरे कुछ मुंह से तो बोल, क्या हुआ है? गांव में किसी ने गाली दी है? किसने गाली दी है? घर फूंक दूंगा, उसका चालान करवा दूंगा। सिलिया ने रो रो कर सारी कथा सुनाई। पयाग पर आज थाने में खूब मार पड़ी थी, झल्लाया हुआ था। यह कथा सुनी तो देह में आग लग गई। रुक्मिणी पानी भरने गई थी। वह अभी घड़ा भी न रखने पाई थी कि पयाग उस पर टूट पड़ा और मारते मारते बेदम कर दिया। वह मार का जवाब गालियों से देती थी और पयाग हर एक गाली पर और झल्ला झल्ला कर मारता था, यहाँ तक कि रुक्मिणी के घुटने फूट गए, चूड़ियाँ टूट गई। सिलिया बीच बीच में कहती जाती थी, वाह दीदी की जवान, ऐसी तो औरत ही नहीं देखी। औरत काहे को डाइन है, जरा भी मुंह में लगाम नहीं। किंतु रुक्मिणी उसकी बातों को मानो सुनती ही ना थी। उसकी सारी शक्ति पयाग को कोसने में लगी हुई थी। पयाग मारते मारते थक गया, पर रुक्मिणी की जबान ना थकी। बस यही रट लगी हुई थी, तू मर जा, तेरी मिट्टी निकले, तुझे भवानी खाए, तुझे मिर्गी आए। पयाग रह रह कर क्रोध से तिलमिला उठता और आकर 2-4 लातें जमा देता, पर रुक्मिणी को अब शायद चोट ही ना लगती थी। वह जगह से हिलती भी ना थी। सिर के बाल खोले जमीन पर बैठी इन्हीं मंत्रों का पाठ कर रही थी। उसके स्वर में अब क्रोध ना था, केवल एक उन्मादय प्रवाह था। उसकी समस्त आत्मा हिंसा कामना की अग्नि से प्रज्वलित हो रही थी। अंधेरा हुआ तो रुक्मिणी उठकर एक ओर निकल गई। सिलिया भोजन बना रही थी। उसने उससे जाते हुए देखा, पर कुछ पूछा नहीं। द्वार पर पयाग बैठा चिलम पी रहा था। उसने भी कुछ ना कहा। जब फसल पकने लगती है तो 1.5-2 महीने तक पयाग को हार की देखभाल करनी पड़ती थी। उसे किसानों से दोनों फसलों पर हल पीछे कुछ अनाज बंधा हुआ था। माघ ही में वह हार के बीच में थोड़ी सी ज़मीन साफ करके एक मरैया डाल लेता था और रात को खा पीकर आग, चिलम और तंबाकू चरस लिए हुए इसी मरैये पर जाकर पड़ा रहता था। चैत के अंत तक उसका यही नियम रहता था। आजकल वही दिन थे। फसल पकी हुई तैयार खड़ी थी। 2-4 दिन में कटाई होने वाली थी। पयाग ने 10 बजे रात तक रुक्मिणी की राह देखी। फिर यह समझकर कि शायद किसी पड़ोसन के घर सो रही होगी, उसने खा पी कर अपनी लाठी उठाई और सिलिया से बोला, किवाड़ बंद कर ले, अगर रुक्मिणी आए तो खोल देना और मना जुना कर थोड़ा बहुत खिला देना। तेरे पीछे आज इतना तूफान हो गया, मुझे ना जाने इतना गुस्सा कैसे आ गया। मैंने उसे कभी फूल की छड़ी से भी ना छुआ था। कहीं मर गई तो कल आफत आ जाएगी। सिलिया बोली, ना जाने वह आएगी कि नहीं, मैं अकेले कैसे रहूँगी, मुझे डर लगता है। तो घर में कौन रहेगा? सूना घर पाकर कोई लोटा थाली उठा ले जाए तो डर किस बात का है? फिर रुक्मिणी तो आती ही होगी। सिलिया ने अंदर से कुंडी लगा ली। पयाग हार की ओर चला। चरस की तरंग में वह भजन गाता जाता था। सहसा सिवाने पर पहुँचते ही उसने देखा कि सामने हार में किसी ने आग जलाई। एक क्षण में एक ज्वाला सी धधक उठी। उसने चिल्लाकर पुकारा, कौन है वहाँ? अरे यह कौन आग जलाता है? ऊपर उठती हुई ज्वालाओं ने अपनी आग्नेय जिह्वा से उत्तर दिया। अब पयाग को मालूम हुआ कि उसकी मरैया में आग लगी हुई है। उसकी छाती धड़कने लगी। इस मरैया में आग लगाना रुई के ढेर में आग लगाना था। हवा चल रही थी। मरैया के चारों ओर एक हाथ हटकर
पकी हुई फसल की चादर सी बिछी हुई थी। रात में भी उनका सुनहरा रंग झलक रहा था। आग की एक लपट, केवल एक जरा सी चिंगारी सारे हाड़ को भस्म कर देगी। सारा गांव तबाह हो जाएगा। इसी हाड़ से मिले हुए दूसरे गांव के हाड़ भी थे, वे भी जल उठेंगे। ओह, लपटें बढ़ती जा रही थी। अब विलंब करने का समय ना था। पयाग ने अपना उपला और चिलम वहीं पटक दिया और कंधों पर लोहबंद लाठी रखकर बेतहाशा मरैये की तरफ दौड़ा। मेरों में जाने में चक्कर था, इसलिए वह खेतों में से होकर भागा जा रहा था। प्रति क्षण ज्वाला प्रचंड रूप लेती जाती थी और पयाग के पांव और तेजी से उठ रहे थे। कोई तेज घोड़ा भी इस वक्त उसे पा ना सकता था। अपनी तेजी पर उसे स्वयं आश्चर्य हो रहा था। जान पड़ता था पांव भूमि पर पड़ते ही नहीं। उसकी आंखें मरैया पर लगी हुई थी। दाहिने बाएं से और कुछ न सूझता था। इसी एकाग्रता ने उसके पैरों में पड़ लगा दिए थे। न दम फूलता, न पांव थकते। 3-4 फरलॉन्ग उसने 2 मिनट में तय कर लिए और मरैया के पास जा पहुंचा। मरैया के आसपास कोई ना था। किसने यह कर्म किया है, यह सोचने का मौका ना था। उसे खोजने की तो बात ही क्या थी। पयाग का संदेह रुक्मिणी पर हुआ, पर यह क्रोध का समय ना था। ज्वालाएं कुचाली बालकों की भांति उठान मारती थी, कभी दाहिनी ओर लपकती, कभी बाईं तरफ। बस ऐसा मालूम होता था कि लपट अब खेत तक पहुंची। मानो ज्वालाएं आग्रहपूर्वक क्यारियों की ओर बढ़ती और असफल होकर दूसरी बार फिर दुगने वेग से लपकती थी। आग कैसे बुझे? लाठी से पीटकर बुझाने का गांव ना था। वह तो निरी मूर्खता थी। फिर क्या हो, फसल जल गई तो फिर वह किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहेगा। गांव में कोहराम मच जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। उसने ज़्यादा नहीं सोचा। गंवारों को सोचना नहीं आता। पयाग ने लाठी संभाली, जोर से एक छलांग मारकर आग के अंदर मरैया के द्वार पर जा पहुंचा। जलती हुई मरैया को अपनी लाठी पर उठाया और उसे सिर पर लिए सबसे चौड़ी मेड़ पर गांव की तरफ भागा। ऐसा जान पड़ा मानो कोई अग्नियान हवा में उड़ा चला जाता है। फूस की जलती हुई धाजियाँ उसके ऊपर गिर रही थी, पर उसे इसका ज्ञान ना था। एक बार एक मुट्ठा अलग होकर उसके हाथ पर गिर पड़ा। सारा हाथ भुन गया, पर उसके पांव पल भर भी ना रुके। हाथों में जरा भी हिचक ना हुई। हाथों का हिलना खेतों की तबाही थी। पयाग की ओर से अब कोई शंका ना थी। अगर भय था तो यही कि मरैये का वह केंद्र भाग जहाँ लाठी का कुंडा डालकर पयाग ने उसे उठाया था, कहीं ना जल जाए, क्योंकि छेद के फैलते ही मरैया उसके ऊपर आ गिरेगी और अग्नि समाधि में मग्न कर देगी। पयाग यह जानता था और हवा की चाल से उड़ा चला जाता था। 4 फरलॉन्ग की दौड़ है। मृत्यु अग्नि का रूप धारण किए हुए पयाग के सर पर खेल रही थी और गांव की फसल पर। उसकी दौड़ में इतना वेग है कि ज्वालाओं का मुंह पीछे की ओर फिर जाता था और उसकी दाहक शक्ति का अधिकांश वायु से लड़ने में लग रही थी। नहीं तो अब तक बीच में आग पहुंच गई होती और हाहाकार मच गया होता। 1 फरलॉन्ग तो निकल गया। पयाग की हिम्मत ने हार नहीं मानी। वह दूसरा फरलॉन्ग भी पूरा हो गया। देखना, पयाग 2 फरलॉन्ग की और कसर है। पाँव जरा भी सुस्त ना हो। ज्वाला लाठी के कुंदे पर पहुंची और तुम्हारे जीवन का अंत है। मरने के बाद भी तुम्हें गालियां मिलेगी। तुम अनंत काल तक आहों की आग में जलते रहोगे।
अब केवल 2 खेत और रह गए हैं। सर्वनाश, लाठी का कुंदा निकल गया। मरैया नीचे खिसक रही है। अब कोई आशा नहीं। पयाग प्राण छोड़कर दौड़ रहा है। वह किनारे का खेत आ पहुंचा। अब केवल 2 सेकंड का और मामला है। विजय का द्वार सामने 20 हाथ पर खड़ा स्वागत कर रहा है। उधर स्वर्ग है, इधर नरक। मगर वह मरैये खिसकती हुई पयाग के सिर पर आ पहुंची। वह अब भी उसे फेंक कर अपनी जान बचा सकता था, पर उसे प्राणों का मोह नहीं। वह उस जलती हुई आग को सिर पर लिए भागा जा रहा था। वहाँ उसके पांव लड़खड़ाए। अब वह क्रूर अग्नि लीला नहीं देखी जाती। एकाएक एक स्त्री सामने के वृक्ष से नीचे दौड़ती हुई पयाग के पास पहुंची। वह रुक्मिणी थी। उसने तुरंत पयाग के सामने आकर गर्दन झुकाई और जलती हुई मरैये के नीचे पहुंचकर उसे दोनों हाथों पर ले लिया। उसी दम पयाग मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसका सारा मुंह झुलस गया था। रुक्मिणी उसके अलाव को लिए 1 सेकंड में खेत के किनारे आ पहुंची, मगर इतनी दूर में उसके हाथ जल गए थे, मुंह जल गया था और कपड़ों में आग लग गई थी। उसे अब इतनी सुधि भी न थी कि मरैये के बाहर निकल आए। वह मरैया को लिए हुए गिर पड़ी। इसके बाद कुछ देर तक मरैया हिलती रही। रुक्मिणी हाथ पांव फेंकती रही। फिर अग्नि ने उसे निगल लिया। रुक्मिणी ने अग्नि समाधि ले ली। कुछ देर के बाद पयाग को होश आया। सारा देह जल रहा था। उसने देखा वृक्ष के नीचे फूस की लाल आग चमक रही है। उठकर दौड़ा और पैर से आग को हटा दिया। नीचे रुक्मिणी की अधजली लाश पड़ी हुई थी। उसने बैठकर दोनों हाथों से मुंह ढांप लिया और रोने लगा। प्रातःकाल गांव के लोग पयाग को उठाकर उसके घर ले गए। 1 सप्ताह तक उसका इलाज होता रहा, पर बचा नहीं। कुछ तो आग ने जलाया था। जो कुछ कसर थी वह शोकाग्नि ने पूरी कर दी।